सब्जेक्ट व्हीकल टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड MA308, थर्ड ईयर ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसकी यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है 2.1 फोर्सेस एक्टिंग ऑन सस्पेंशन सिस्टम। फोर्सेस एक्टिंग ऑन सस्पेंशन सिस्टम मतलब सस्पेंशन प्रणाली पर लगने वाले बल या सस्पेंशन प्रणाली पर कार्य करने वाले बल। सेकेंड ईयर में हमने सस्पेंशन सिस्टम की जो है स्टडी की है और सस्पेंशन सिस्टम के कार्य क्या होते हैं उनका हमने अध्ययन किया। एक पारंपरिक वाहन का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन सिस्टम, उसका विस्तृत अध्ययन भी किया। अब थर्ड ईयर के अंदर हम इसके कुछ एडवांस टॉपिक्स की, उस पर क्या क्या बल कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम जो आजकल ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन प्रणाली पर लगने वाले बल। तो किसी भी सस्पेंशन प्रणाली के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि वो वाहन के ऊपर जो विभिन्न बल लग रहे हैं उनको सहन करने के योग्य, उनको कैरी करने के योग्य होनी चाहिए। मुख्य रूप से सस्पेंशन प्रणाली पर 4 बल कार्य करते हैं। किसी भी वाहन की सस्पेंशन प्रणाली पर सामान्य उसके ऑपरेशनल कंडीशन की बात करें तो उसमें 4 बल कार्य करते हैं जिन्हें सहने की क्षमता उस सस्पेंशन प्रणाली में होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो 4 बल, पहले हम उनका नाम देख लेते हैं, फिर एक एक का अध्ययन करेंगे। सस्पेंशन प्रणाली पर लगने वाला जो पहला बल है वो है स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्टिकल लोडिंग ऑफ द व्हीकल, यानी हिंदी में इसको कहते हैं वाहन का स्थैतिक एवं परिवर्तनीय ऊर्ध्वाधर भार। तो ये सस्पेंशन प्रणाली पर लगने वाला पहला बल है। दूसरे बल की बात करें हम तो दूसरा बल है ट्विस्टिंग रिएक्शंस ड्यू टू ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग टॉर्क। ट्विस्टिंग रिएक्शन या टॉर्क रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। इस कारण से ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग टॉर्क, चालन व ब्रेकिंग एंट के कारण उत्पन्न होने वाली एंट प्रतिक्रियाएं। हम जानते हैं कि इंजन के द्वारा टॉर्क उत्पन्न किया जाता है और वो टॉर्क ही पहियों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे ही जब ब्रेक लगाया जाता है तो हम एक इसके विपरीत गति की विपरीत दिशा में टॉर्क लगाते हैं या सापेक्ष रूप से पहिए को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्रेकिंग टॉर्क कहलाता है। तो दूसरा, इसके कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वो भी सस्पेंशन सिस्टम वहन करने योग्य होना चाहिए। तीसरा है ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग थ्रस्ट्स। थ्रस्ट्स का मतलब होता है धक्का या नोद, जिसे हिंदी में कहते हैं, which must be transmitted between sprung body and road wheels। अर्थात वाहन का स्प्रंग भार जो है, जो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर सपोर्टेड है, उसके और अनस्प्रंग वेट जो मुख्य रूप से पहिए और एक्सल केसिंग वगैरह है, इनके मध्य पारिषित होने वाला चालन व ब्रेकिंग नोद, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, धक्का कह सकते हैं, ये तीसरा बल है। और चौथा जो बल है वो है एनी साइड थ्रस्ट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसी भी कारण से लगने वाला पार्श्व बल, अपकेंद्रीय बल खास होता है इसमें, अपकेंद्रीय बल के कारण लगने वाला पार्श्व बल। अपकेंद्रीय बल के अतिरिक्त भी और हम अध्ययन करेंगे कौन कौन से कारणों से साइड थ्रस्ट लगता है। तो मुख्य रूप से 4 जो है वो हमने देखा। एक वर्टिकल लोडिंग होगी, दूसरा ट्विस्ट रिएक्शंस होगी, तीसरा थ्रस्ट हो गया ड्राइविंग और ब्रेकिंग थ्रस्ट, और चौथा साइड थ्रस्ट होगी। तो अब इसका 1 बाय 1 हम अध्ययन करते हैं। पहला है इसके अंदर वाहन का स्थैतिक व परिवर्तनीय ऊर्ध्वाधर भार। अर्थात हम जानते हैं कि वाहन का स्वयं का भार होता है। यदि वाहन में एक भी यात्री नहीं बैठा हो, अगर वो यात्री वाहन है या गुड्स का जो है वाहन है, सामान परिवहन करने वाला, तो उसमें कोई भी सामान भी नहीं रखा हो, तो भी उस वाहन का स्वयं का भार होता है। उस स्वयं के भार को अल्टीमेटली सहन करने के लिए हमें व्यवस्था करनी है। तो ये जो मुख्य रूप से भार ऊपर है, स्थैतिक भार दोनों हैं इसमें
स्प्रंग वेट भी है, अनस्प्रंग वेट भी है। अनस्प्रंग वेट स्प्रिंग के ऊपर नहीं आएगा, वो सीधे ग्राउंड के ऊपर सपोर्टेड है, परंतु जो स्प्रंग वेट है वो स्प्रिंगों के माध्यम से या सस्पेंशन सिस्टम के माध्यम से ही स्थानांतरित होता है ग्राउंड पर। तो यदि वाहन में कोई भी यात्री नहीं बैठा है, कोई भी सामान नहीं रखा है, तब भी वाहन का जो स्वयं का भार है उसके कारण लगने वाला जो ऊर्ध्वाधर बल है वो स्थैतिक भार या स्थैतिक ऊर्ध्वाधर बल कहलाता है, स्टैटिक। अब इसमें दूसरा है डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग हम जानते हैं कि वाहन में कोई यात्री वाहन है तो उसमें यात्री बैठेंगे, कोई माल परिवहन का वाहन है तो उसमें माल भरा जाएगा, गुड्स भरी जाएगी। यात्री कभी कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं, सामान कभी कम या कभी ज़्यादा भरा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये भार जो है वो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है परिस्थितियों के अनुसार। तो ये डायनेमिक लोडिंग कहलाती है और पहले वाली स्टैटिक लोडिंग कहलाती है। इन दोनों ऊर्ध्वाधर बलों का जो योग होता है वो कुल ऊर्ध्वाधर बल कहलाता है। जो टोटल वर्टिकल लोड है वो उपरोक्त दोनों बलों का योग होता है और इसे हमारा सस्पेंशन सिस्टम वहन करने योग्य होना चाहिए। तो ये जो वर्टिकल लोडिंग है, ये ऊर्ध्वाधर बल है, ये स्प्रिंग मीडियम जो है, स्प्रिंग का जो माध्यम हम लगा रहे हैं, स्प्रिंग मीडियम के प्रत्यास्थ संपीड़न यानी इलास्टिक कंप्रेशन या अपरूपण शियर एक्शन या बंकन बेंडिंग एक्शन या ऐंठन ट्विस्टिंग एक्शन या क्रिया द्वारा वहन किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि टॉर्क बार होती है तो उसमें ट्विस्टिंग एक्शन होता है, ठीक है। टॉर्शन बार जो होती है उसमें ट्विस्टिंग एक्शन के द्वारा हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे ही लीफ स्प्रिंग है, उसमें बेंडिंग होता है, और किसी में कॉइल स्प्रिंग है उसमें भी ट्विस्टिंग एक्शन होता है वायर के अंदर। तो ये बल इसके द्वारा वहन किया जाता है। अब ये जो स्प्रिंग के माध्यम है वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमने पहले भी अध्ययन किया, अभी हम और आगे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्प्रिंग के माध्यम हो सकते हैं रबर हो सकता है या कोई और प्रत्यास्थ पदार्थ जो इलास्टिक मटेरियल हो सकता है। पत्तेदार कमानी ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है भारी वाहनों में, और हल्के वाहनों में भी कुछ में ये प्रयोग में लाई जाती है। लीफ स्प्रिंग जिसे बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग दोनों तरह की उस काम में आती है। सिंगल लीफ स्प्रिंग या मल्टी लीफ स्प्रिंग जिसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए हों भारी वाहनों में। कुछ हल्के वाहनों में सिंगल लीफ स्प्रिंग यानी एक, जिसके अंदर केवल मेन लीफ स्प्रिंग ही लगी हुई होती है मुख्य, और एक ही पत्ते की बनी हुई प्रयोग की जाती है। कुंडली कमानी जिसे हम कॉइल स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, या टॉर्शन बार जिसे ऐंठ दंड भी कहा जाता है, या कोई अन्य रूप में हमारा ये स्प्रिंग का माध्यम हो सकता है। तो पहला जो हमने देखा वो है वाहन का स्थैतिक व परिवर्तनीय ऊर्ध्वाधर भार, वर्टिकल लोड ऑन दी सस्पेंशन सिस्टम इज स्टैटिक प्लस डायनेमिक वर्टिकल लोड। अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा इसके ऊपर बल लगता है। हमने पहले नाम उसका अध्ययन किया कि ऐंठ प्रतिक्रियाएं। ऐंठ प्रतिक्रियाएं यानी ट्विस्टिंग रिएक्शन। ट्विस्टिंग रिएक्शन का अर्थ होता है जो कोई ट्विस्टिंग एक्शन है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होने वाली रिएक्शन जो है वो ट्विस्टिंग रिएक्शन है। तो दो तरह के ट्विस्टिंग रिएक्शन उत्पन्न होते हैं। एक होता है चालन यानी ड्राइविंग टॉर्क रिएक्शन, और दूसरा होता है ब्रेकिंग टॉर्क रिएक्शन। इन दोनों का ही हम अध्ययन करते हैं कि चालन का अर्थ है एक्सेलरेशन। जब हम वाहन को अचानक से खड़े वाहन को एक्सेलरेट करते हैं या चलते हुए वाहन को भी और अधिक एक्सेलरेशन दिया जाता है तो उसके कारण किस प्रकार से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और उससे सस्पेंशन सिस्टम की जो स्प्रिंग है, हम इसमें अभी अध्ययन कर रहे हैं एक लीफ स्प्रिंग के माध्यम से, यही कॉइल स्प्रिंग के माध्यम से है, तो सेम डायरेक्शन में प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो पहले लीफ स्प्रिंग के माध्यम से हम एक्सेलरेशन टॉर्क का जो रिएक्शन होता है वो हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। एक्सेलरेशन, ये वाहन ये फ्रंट है, यदि इसका ये देखा जाए तो ये दिशा जो है इधर ये जा रही है, ये फ्रंट है, ये आगे जाने की दिशा है वाहन की। तो इस फ्रंट डायरेक्शन के अंदर ये वाहन जा रहा है, ये फ्रेम है, उस फ्रेम के आगे एक हैंगर लगा हुआ है, पीछे शैकल लगा हुआ है, और उसके बीच में एक लीफ स्प्रिंग लगी हुई है। साधारण स्थिति में ये लीफ स्प्रिंग इस प्रकार से सीधी होती है, ये लीफ स्प्रिंग यहाँ पर इस तरह से ये सीधी होती है। परंतु यदि हम एक्सेलरेशन देते हैं, अचानक से त्वरण देते हैं, तो उसके कारण हम देखते हैं कि
डिफरेंशियल के अंदर प्रोपेलर शाफ्ट से पावर प्राप्त होती है और वो डिफरेंशियल की जो बेवल पिनियन है वो डिफरेंशियल के क्राउन व्हील के ऊपर राइड करने की कोशिश करती है। इस तरह से उसको चलाते समय, क्योंकि क्राउन व्हील स्थिर है और क्राउन व्हील स्थिर है, उससे बेवल पिनियन जब चलाएगी तो बेवल पिनियन इस दिशा में ऐसे चलाएगी तो वो उसके ऊपर राइड होके ऊपर जाने की कोशिश करती है। जो टॉर्क वो लगा रही है बेवल पिनियन क्राउन व्हील के ऊपर, वो टॉर्क क्योंकि पहले क्राउन व्हील स्थिर है तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो बेवल पिनियन ऊपर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर जाएगी, इसका मतलब है जो प्रोपेलर शाफ्ट है और आगे का पूरा पोर्शन है वो भी इसके ऊपर राइड करने की कोशिश करता है, जिसके कारण होता क्या है कि ये टॉर्क घुमाने के लिए हमने एक्शन इधर दिया है, टॉर्क, एक्सेलरेशन टॉर्क, परंतु उसकी प्रतिक्रिया रिएक्शन जो है वो इस दिशा में होती है और ये स्प्रिंग इधर दब जाती है। ये हम देख भी सकते हैं कि यदि एक मोटरसाइकिल को अचानक से एक्सेलरेट किया जाता है तो वो आगे से उसकी अगला पहिया लिफ्ट होने की, उठने की प्रवृत्ति रखता है, पिछला पहिया दबने की प्रवृत्ति रखता है। या किसी जीप को, कार को भी अगर एकदम से एक्सेलरेट दें तो अगले पहियों पर जो है कम भार हो जाता है और पिछले पहियों पर अधिक भार हो जाता है। तो स्प्रिंग इस प्रकार दबती है कि उसके आगे का आधा भाग ऊपर की ओर और पीछे का आधा भाग नीचे की ओर प्रतिक्रिया जो है दर्शाता है। ये जो है इस तरह से सस्पेंशन सिस्टम ड्राइविंग टॉर्क रिएक्शन को यहाँ पर वहन करता है। इसमें पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए। हम आगे देखते हैं कि ये जो प्रतिक्रियाएं हैं इन्हें हम स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस को बोलते हैं कड़क होना, कड़कपन होना, तो उसके द्वारा या और किस तरह से इसको वहन करते हैं वो हम देखेंगे। ये है एक्सेलरेशन टॉर्क रिएक्शन। सस्पेंशन सिस्टम इस प्रकार उसको वहन करता है, यानी ये पॉइंट ऊपर जाने की प्रवृत्ति रखेगा, ये पॉइंट नीचे आने की प्रवृत्ति रखेगा। इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत कौन सा है? ब्रेकिंग रिएक्शन। ब्रेकिंग टॉर्क एक्सेलरेशन टॉर्क के विपरीत लगता है। ब्रेकिंग टॉर्क सापेक्ष रूप से देखें तो ये जब वाहन इस तरफ गति कर रहा है तो ये टी ब्रेकिंग इधर लगेगा, तो उसका टी रिएक्शन जो होगा वो इस दिशा में होगा। तो इस दिशा में जब रिएक्शन होगा तो उसके कारण ये अगला भाग नीचे और पिछला भाग ऊपर दबेगा। ये हम देख भी सकते हैं कि अचानक आप कोई मोटरसाइकिल के ऊपर या किसी कार के ऊपर या वाहन के ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो उसके अगले पहिए दबने की प्रवृत्ति और पिछले पहिए उठने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो उसके कारण सस्पेंशन सिस्टम भी अगला आधा भाग जो है लीफ स्प्रिंग का वो दबने की प्रवृत्ति और पीछे का उठने की प्रवृत्ति रखेगा। तो यहाँ पर शैकल के ऊपर रिएक्शन आएगा और हैंगर के ऊपर नीचे रिएक्शन आएगा, अगर हम कन्वेंशनल रियर सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। ये जो है टॉर्क रिएक्शंस हमने देखा चित्र की सहायता से। ये टॉर्क रिएक्शंस जो हैं, ये अगर लीफ स्प्रिंग की बात करें तो पत्तेदार कमानी की जो कड़कपन है, उसका जो कड़कपन यानी स्टिफनेस, इसको सही शब्द कहते हैं, या उसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में या इनमें भी हम लगाते हैं स्टेबलाइजर आर्म, जिसका बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्टेबलाइजर आर्म या स्थायित्वकारी छड़ लगाई जाती है, या हम जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में जो विशबोन आर्म लगाते हैं उसे हम ट्राइंगुलर शेप का, जो ट्राइंगल शेप का बना देते हैं, तो उसके द्वारा ये प्रतिक्रियाएं वहन की जाती हैं। ये हो गया दूसरा। अब हम देखते हैं तीसरा जो है वो है थ्रस्ट। तीसरा है थ्रस्ट, ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग थ्रस्ट। ये था टॉर्क रिएक्शन, इसके ऊपर था ये यहाँ पर टॉर्क रिएक्शन। और अब हम अध्ययन कर रहे हैं तीसरा जो है वो है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट कहाँ लगता है? स्प्रंग वेट और अनस्प्रंग वेट के बीच में जो सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है वो रेस्पॉन्सिबल है थ्रस्ट को ट्रांसमिट करने में। इसका हमने पहले भी एक बार लेक्चर में अध्ययन किया है कि मान लीजिए एक कोई इस तरह से कोई फ्रेम बना हुआ है ठेले का, जिसके अंदर ये पहिए लगे हुए हैं और इस फ्रेम के ऊपर एक पट्टा रख दिया यहाँ पर और इसको फ्रेम के साथ जोड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि हम इसको पहिए को या नीचे वाले जो भाग है इसको अचानक से गति दे दें और ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऊपर जो पट्टा लगा हुआ है ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या होगा? ये पट्टा पीछे रह जाएगा और ये नीचे आगे निकल जाएगा। दूसरा अध्ययन करें कि अगर ये दोनों मान लीजिए साथ में गति कर रहे हैं, किसी प्रकार से एक साथ गति कर रहे हैं, तेज गति, और उसमें अचानक से ऐसी व्यवस्था हो कि पहियों को ब्रेक लगा दिया जाए, ये पहियों को
ब्रेक लगा दिया जाए और ये पट्टा इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या होगा, पहिए और नीचे का भाग रुक जाएगा और ऊपर का पट्टा आगे निकल जाएगा। तो यानी कि जो ब्रेकिंग थ्रस्ट था वो पहियों पर लगा और उसे फ्रेम तक नहीं पहुंचा पाए। अगर हमें पहुंचाना होता तो क्या लगाना होता है, यहाँ पर इसके बीच में कोई हमें माध्यम लगाना होता, वो माध्यम होता है सस्पेंशन सिस्टम। अर्थात सस्पेंशन सिस्टम ही वह माध्यम है जो ब्रेकिंग थ्रस्ट को, ब्रेकिंग के नोद को, धक्के को पहियों से फ्रेम तक पहुंचाता है, और सस्पेंशन सिस्टम ही वो माध्यम है जो ड्राइविंग टॉर्क यानी चालन ऐंठ को, चालन नोद को, ड्राइविंग थ्रस्ट को इंजन जो कि फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है वहां से और पहियों तक पहुंचाता है। चालन नोद पहुंचेगा ऊपर से नीचे और ब्रेकिंग नोद पहुंचेगा, ब्रेकिंग का धक्का पहुंचेगा नीचे से ऊपर। ये जो बीच में लगी हुई है स्प्रिंग, ये इसका कार्य करती है। यदि अचानक से ब्रेक लगाए, ये दोनों सामने जा रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगाया जाए तो इस फ्रंट के आधे भाग में संपीड़न और इसके अंदर तनाव उत्पन्न होगा। यदि हम ड्राइविंग करते हैं तो इसके अंदर संपीड़न और इसमें तनाव उत्पन्न होगा, क्योंकि फ्रेम जो है वो आगे बढ़ रहा है, वो अपने साथ इसको, एक्सल को खींच के ले जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो है तनाव होगा और यहाँ पर संपीड़न होगा, और ब्रेकिंग में यहाँ पर संपीड़न होगा और यहाँ पर तनाव होगा। तो ये जो है किसके द्वारा सहन किया जाता है, जो थ्रस्ट है यह है स्प्रिंग की दृढ़ता, दृढ़ता अर्थात रिजिडिटी, या विशबोन आर्म्स। विशबोन आर्म्स हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में अध्ययन करेंगे, विशबोन आर्म्स के द्वारा, या एडिशनल टाई रॉड लगाकर वहन किया जाता है, अतिरिक्त एक टाई रॉड लगा करके इसको हम वहन करते हैं। तो ये हुआ तीसरा जो है बल जो सस्पेंशन सिस्टम के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। चौथा जो है बल जो सस्पेंशन सिस्टम के द्वारा वहन किया जाना चाहिए वो है किसी कारण से लगने वाला पार्श्व बल, साइड थ्रस्ट। तो साइड थ्रस्ट मुख्य रूप से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लगता है, परंतु साइड थ्रस्ट हम जानते हैं कि वाहन जब किसी मोड़ के ऊपर गति करता है तो मोड़ के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। मान लीजिए ये मोड़ है और इसके ऊपर यहाँ से ये वाहन गति कर रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक साइड थ्रस्ट, साइड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा जो इसे केंद्र से बाहर की ओर लेके जाने का प्रयास करेगा। वो केंद्र से बाहर लेके जाने का प्रयास करेगा तो क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सड़क से ऊंचा है, ऐसी स्थिति में वो पलटने की भी जो है प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। तो ये जो साइड फोर्स लग रहा है, ये साइड फोर्स मोड़ पर गति करते समय लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, या दूसरा साइड से तेज हवाएं चलने के कारण ड्यू टू क्रॉस विंड्स। क्रॉस विंड या तिरछी हवाएं जो चलती हैं साइड से हवा, वो भी इतनी तेज हो सकती हैं कि वो वाहन के ऊपर पर्याप्त जो है पार्श्व बल लगा सकती हैं। तो तेज हवाएं साइड से चलें, अगर वो किसी कोण से चल रही हैं तो उनका जो है दो घटक हो सकते हैं, एक साइड 90 डिग्री पर और एक उसके सामने से, तो ऐसी स्थिति में भी साइड थ्रस्ट लगेगा। या हम जानते हैं कि सड़क जो होती है वो सड़क कैम्बरिंग होती है, अर्थात सड़क को हम अध्ययन करें तो सड़क बीच में से उठी हुई होती है। ये सड़क बीच में से उठी हुई है, इसके ऊपर वाहन चल रहा है, तो वो वाहन का ये जो वर्टिकल लोड है इसका एक कंपोनेंट हमें साइड थ्रस्ट के रूप में मिलेगा, एक परपेंडिकुलर टू रोड आएगा और ये तो बीच में से सड़क उठी हुई होती है, उसके कारण ये कैम्बरिंग कहलाती है रोड की। या मोड़ पर तो विशेष रूप से बाहरी किनारा सड़क का उठा दिया जाता है, वो भी कैम्बर कहलाता है। इसके कारण भी वाहन पर साइड थ्रस्ट बहुत कम मात्रा में लगेगा, परंतु अवश्य लगेगा। या फिर कहीं वाहन किसी एक ओर का पहिया जो है वो किसी गड्ढे में से जाए तो उस ओर वाहन दबेगा, तब अचानक साइड थ्रस्ट लगेगा। या अचानक किसी उभार पर से एक ओर का वाहन जाता है तो भी साइड थ्रस्ट लगता है। तो ये जो सब साइड थ्रस्ट लगते हैं ये भी सस्पेंशन सिस्टम वहन करने के योग्य होना चाहिए। ये जो साइड थ्रस्ट हैं मुख्य रूप से ये लीफ स्प्रिंग की दृढ़ता यानी रिजिडिटी, या सस्पेंशन सिस्टम के जो जोड़ हैं, जो हिंजेस हैं, कौन कौन से हिंजेस हैं, जैसे हैंगर और आई का है, या शेकल का जॉइंट है, या बॉल जॉइंट्स हैं, या और दूसरे जॉइंट्स जितने भी हैं, उनकी दृढ़ता, उनकी मजबूती के द्वारा,
या हम इसमें रेडियस रॉड लगाते हैं एक, तो रेडियस रॉड या पेन हार्ड रॉड भी जिसको बोलते हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। रेडियस रॉड या पेन हार्ड रॉड के द्वारा ये साइड थ्रस्ट वहन किया जाता है, या हम एक टिल्टेड शॉक एब्जॉर्बर के द्वारा भी इसका साइड थ्रस्ट का कुछ भाग जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। टिल्टेड शॉक एब्जॉर्बर हम देखते हैं कि कभी भी वाहन में शॉक एब्जॉर्बर जो है वो वर्टिकल नहीं लगाए जाते बिल्कुल, बल्कि वो थोड़े झुके हुए लगाए जाते हैं, एक और झुके हुए। तो ऐसा इसलिए ताकि वो साइड थ्रस्ट को भी वहन कर सकें। तो ये थे 4 मुख्य बल जो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर कार्य करते हैं। हम एक बार रिवाइज करते हैं 4 बल। इसमें एक वर्टिकल लोड है स्टैटिक और डायनेमिक भार के कारण, दूसरा टॉर्क रिएक्शंस या ट्विस्टिंग रिएक्शंस हैं ड्राइविंग और ब्रेकिंग टॉर्क के कारण, तीसरा थ्रस्ट है ड्राइविंग और ब्रेकिंग थ्रस्ट के कारण, और चौथा साइड थ्रस्ट या पार्श्व बल थे। तो ये हमने आज अध्ययन किया कि एक सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर कौन कौन से बल कार्य करते हैं और उस सस्पेंशन सिस्टम को किस प्रकार से इन बलों को वो सहन करने के योग्य बनाया जाता है। धन्यवाद।